रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट पेपर्स में एफजीआई का पेपर कर रहे हैं। मैथ अपने पढ़ लिया था। मैथ का जो पोर्शन था, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मैथ सारा करवा दिया था। अब अपने इंग्लिश का पोर्शन करना है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, इडियम ब्रेक अ लेग मीन्स। ये हमारे पास रिपीटेड है जी, रिपीटेड इसको हमने पहले भी किया हुआ है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक अ लेग यहाँ पे जो होता है ना जी, ये आपके पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपने इसको इस तरीके से याद करना है। ब्रेक अ लेग मीन्स के आप किसी को हुक्म दे रहे हो। ब्रेक अ लेग मीन्स के आप क्या करो, सामने वाले की टांग तोड़ दो। इसका मतलब ये ईडीएम उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी की हौसला अफजाई कर रहे होते हो, किसी को आप मोटिवेट कर रहे होते हो। कि जब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में याद करें कि आपका साथी जो है ना रेसलिंग कर रहा है, कुश्ती कर रहा है किसी के साथ, तो आप उसको पीछे से मोटिवेट कर रहे हो कि जनाब टू विश समवन गुड लक, उसको बोलते हैं गुड लक। ठीक है जी, गुड लक आप उसको बोल रहे हैं कि आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप सामने वाले की टांग तोड़ दो। इस तरीके से ये आपने इसको याद करना है। हमने इसको पहले भी याद किया हुआ है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुआ है। उसके बाद आपके पास होता है क्लोजल। क्लोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, इसका हमने सिनोनिम देखना था। अब सिनोनिम यहाँ पे लिखा हुआ टाइनी, वीक, ह्यूज एंड नैरो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है कि सिनोनिम और एंटोनिम को आपको समझने की ये भी एक ट्रिक होती है कि आपने देखना होता है उनमें से कोई एक वर्ड जो होता है ना वो बाकियों से मुख्तलिफ होता है, बाकियों से उलट होता है। ठीक है, अब देखें ह्यूज बड़ा होता है, ठीक है जी, नैरो तंग है, वीक आपके पास जो है जी वो कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके पास क्या है जी, ये टाइनी जो है ना जी, टाइनी टाइनी ये सबसे छोटा। मीन के ये आपके पास ये सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, सेपरेट कॉन्टेक्स्ट है सबसे इसका। ठीक है, तो क्लोजर का आपके पास जो है जी, जो आपके पास है ये छोटा, ठीक है, और वीक कमज़ोर, और तंग नैरो। ठीक है, आप देखें ये सेपरेट कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं, टाइनी का, वीक का और नैरो का। ये सारे मीन के स्मॉलर वैल्यूज़ के हवाले से इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये ह्यूज है, ह्यूज ह्यूज इन सबसे मुख्तलिफ है। मीन के यहाँ पे दो कंटेक्स्ट हैं आपके पूरे जो है ना जी, इसमें जो आपके पास ऑप्शन हैं, इसमें देखें टाइनी जो है ना जी वो छोटा, और उसके बाद वीक भी एक स्मॉलर अमाउंट की तरफ इशारा कर रहा है, और नैरो भी स्मॉलर अमाउंट की तरफ इशारा कर रहा है। ह्यूज इनमें से सबसे मुख्तलिफ है, वो आपका क्या हो गया जी, इसका सिनोनिम हो गया जी सबसे बड़ा। ठीक है जी, ये आपके पास होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। इसका आपने एक्टिव वॉइस बनाना है। अब जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने करने होते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आपने उसके ऑप्शंस देखे बगैर पहले आपने इसको अपने रूल्स के मुताबिक इसको आपने सॉल्व करना है। आपके रूल्स कौन कौन से हैं? हमने रूल्स पढ़े हैं जी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। नंबर 1 हमने ये पढ़ा हुआ है, जो भी मेरे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आएगा उसमें मैंने वॉइस को चेंज करना है, मैंने टेंस को चेंज नहीं करना। मैंने जस्ट वॉइस को चेंज करना है, टेंस को मैंने चेंज नहीं करना। ये क्या बात थी? बात ये थी कि जनाब जिस सेंटेंस में आपको सेंटेंस मिले, जिस टेंस में आपको सेंटेंस मिलेगा ना, जिस टेंस में आपको सेंटेंस मिलेगा, आपने पैसिव वॉइस में उसी ही टेंस की आपने क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने क्या करनी है, थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है। अब वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, वाज वर है, हैड है, बिन है, कुछ भी है, हमने वॉइस चेंज करनी है। हमने हमेशा क्या लगानी है जी, वॉइस अपने फॉर्म थर्ड ही लगानी है। लेकिन पीछे आपने क्या करना है, जो आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब है वो आपने उस टेंस का रखना है। आप देखें सबसे पहले मैंने यहाँ से, ये मेरे पास ऑलरेडी से मुझे पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, इसको मैंने एक्टिव वॉइस में करना है। तो मैं यहाँ पे इसके ये निशानी अब क्या देखूंगा कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वाज। वाज मेरे पास पास्ट टेंस का होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम जब यूज करते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आप जो है ना जी, वैसे सिंपल सेंटेंस में देखें तो ये वाज बार आपके पास पास्ट कंटिन्यूस में यूज होता है। लेकिन हमारे पास जो प्रेजेंट जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपने क्या किया हुआ है कि जब आपको पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस मिलता है, हम क्या करते हैं उसके साथ वाज लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस पहले मिले तो हम क्या लगाते हैं, वाज के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी, अगर आपको पास्ट परफेक्ट का मिले तो हम क्या करते हैं, हैड के साथ बिन लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अगर जस्ट आप वाज लगा के थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है जो मेरा सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस था मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट का था, सिंपल पास्ट का था, इसका मतलब है। और दूसरी बात हमने क्या करनी होती है, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, द कोरियर डिलीवर्ड, द कोरियर डिलीवर्ड द पैकेज। जो कोरियर है उसने पैकेज को डिलीवर कर दिया। ठीक है जी,
सिंपल सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें किसी किस्म का कुछ भी और यूज नहीं होता हेल्पिंग वर्ब वगैरह। तो अब देखें आप कहाँ पे आपको इसका आंसर मिल रहा है, द कोरियर डिलीवर्स पैकेज, तो ये आपके पास प्रेजेंट में लेके जा रहा है। भाई यहाँ पे वाज लगा हुआ है, इज होता तो फिर हम इसको प्रेजेंट में लेके जाते। द कोरियर डिलीवर्ड द पैकेज, ये एग्जैक्ट मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। मैंने दूसरे भी ऑप्शन देखने हैं कि मेरे दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है। द पैकेज डिलीवर्ड द कोरियर, अब आपके पता पैकेज ने ये आपके पास ये उसने पास्ट इंडेफिनिट तो कर दिया है, लेकिन कोरियर और पैकेज को आपस में इंटरचेंज नहीं किया, ये गलत हो गया। द कोरियर इज डिलीवरिंग द पैकेज, तो यहाँ पे बीइंग तो मुझे नजर ही नहीं कहीं पे आया, तो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ से आ गई। और दूसरी ये वाज का मेरे पास पास्ट का सेंटेंस था, ये आपका प्रेजेंट में कहाँ चला गया, तो ये मेरे पास बी वाला ऑप्शन ठीक बन रहा था। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, द टीम विल सक्सीड इफ दे डैश हार्ड। अब ये आपके पास ये इफ वाला सेंटेंस आ गया। इफ वाले सेंटेंस आपके पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इफ क्लास पहले लगा हो या इफ बाद में लगा हो, मीन कि आपके पास जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो पहले लगा हो या बाद में लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास की जगह तब्दील हो सकती है। इफ दे वर्क हार्ड आपके पास द टीम विल सक्सीड, ऐसे भी आप मीन के एफ वाले आमतौर पे हम जो ना इफ वाले सेंटेंस हमें आदत होती है कि स्टार्ट पे देखने की, इसलिए हमें नजर आ रहा है अगर ये इफ स्टार्ट पे तरह था हमने फटाफट पहचान लेना था ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब चूंकि ये बाद में आ गया तो हमें लग रहा है कि ये शायद पता नहीं कौन सा सेंटेंस है। भाई ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस आप जरा देखें, इफ दे डैश हार्ड, आगे लिखा हुआ है द टीम विल सक्सीड, विल सक्सीड। अब विल लगा हुआ है तो विल कहां पे आता है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल में आता है, फर्स्ट कंडीशनल में आता है। ये कंडीशनल मैंने सारे आपके पास लिख दिए थे। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, पीछे प्रेजेंट, इफ के साथ प्रेजेंट, आगे भी प्रेजेंट, वो क्या होता है आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, पीछे प्रेजेंट होता है और आगे विल के साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। ठीक है जी आपके पास। आगे जी सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, पीछे पास्ट होता है और आगे वुड के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है, फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, पीछे आपके पास पास्ट परफेक्ट होता है, हैड लगा होता है, हैड हैड, तो आगे आपके पास वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाई होती है। तो ये आपके पास चार कंडीशंस होती हैं, कंडीशनल सेंटेंस की चार टाइप्स होती हैं। तो अब देखें आपके पास ये कौन सी बन रही है, इफ दे द टीम विल सक्सीड, तो विल आ गया तो पीछे आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन आता है। फर्स्ट कंडीशन में पीछे प्रेजेंट होता है, आगे आपके पास है फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट में क्या होता है, दे वर्क हार्ड, मीन के यहां पे आप कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। ठीक है जी, ये आपके पास वर्ड। और दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास कंडीशनल सेंटेंस है उसमें आपके पास क्या होता है, वर्ब हमेशा अपने क्या यूज करनी होती है, प्लूरल यूज करनी होती है। वो आप आगे इसमें इसी पेपर में एक और क्वेश्चन भी ऐसे लिखा हुआ है आपको नजर आए, बल्कि वो आगे की क्वेश्चन ये बिल्कुल इसके सेकंड ही क्वेश्चन आ गया, इफ आई रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, इफ आई रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। आप देखें इफ वाला सेंटेंस आ गया। ठीक है जी, आगे आपके पास वुड लगा हुआ है तो आपके पास ये सेकंड कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है। लेकिन यहां पे पूछना वो आपसे क्या चाह रहा है, वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि जनाब इफ के साथ आपके पास आई लगेगा या आवाज लगेगा कि बार लगेगा। ठीक है, इसको मैंने सब्जंक्टिव वर्ब के हवाले से भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो हमने मेरे ख्याल में पहला पेपर इसमें किया था ना जी, पहला पेपर जो किया था उसमें मैंने आपको सब्जंक्टिव वर्ब के हवाले से मैंने पढ़ाया था जब, तो उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर आपकी की थी कि सब्जंक्टिव वर्ब में क्या करता है जी, वो आपको ट्रैप करता है। मैंने आपको बताया कि जब हम जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन आपके रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास सब्जंक्टिव वर्ब के हवाले से आपके पास क्वेश्चन था, ये यहाँ पे मैंने लिखा था कहीं पे, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, आपको नजर आ जाएगा। ये आपके पास है। ये उसने क्या, ये मैंने बताया था कि ट्रैप क्या करता है वो, कि ट्रैप वो करता है कि आपके जो सब्जंक्टिव मूड में जो वर्ब होता है ना उसको आपने हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेना होता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं लेना। मीन का ही शी के साथ भी आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। एस या एस का इजाफा कब होता है, जब आप किसी नाउन को एज ए सिंगुलर लेते हो तो उसके साथ फॉर्म भी आप सिंगुलर लगाते हो वर्ब की। इसी तरीके से आपको पता प्लूरल के लिए हम वर का यूज करते हैं, वाज का यूज नहीं करते। तो ये इसी से ही आपने ये जो आप ये ट्रैप मैंने आपको बताया था, इसी ट्रैप को उसने दोबारा आपके साथ वो ट्रैप करने की कोशिश की, आपको उसने ट्रैप यूज किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ये आप एक तो इसको ये भी देख लो कि सेकंड कंडीशनल में आपने हमेशा वार का इस्तेमाल करना, वाज का इस्तेमाल नहीं करना।
दूसरी बात हमने क्या करनी है जी, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात हमने ये भी याद कर सकते हैं, जब सब्जंक्टिव मूड आ जाए, अब सब्जंक्टिव मूड हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें कोई विश होती है, कुछ रिकमेंडेशन होती है, कोई आपके पास सजेशन होती है, मीन के इंपेरेटिव फॉर्म होती है। इंपेरेटिव फॉर्म है तो फिर हमने आई के साथ वर इस्तेमाल करना है, वाज इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, ये मैंने आपको सारा यहाँ पे ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन था जी, द सिनोनिम ऑफ डायलेट। डायलेट, डायलेट का क्या सिनोनिम उसने पूछा हुआ जी आपसे, डायलेट। अब देखिए इसमें अगर तो आपको डायलेट का एग्जैक्ट मानी पता है, सरायत करना, ठीक है, कहते हैं फलाना डिल्यूट कर गया, जो आपका इंजेक्शन डिल्यूट किया, इसके अंदर हल कर दिया, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट इसका देख लेंगे। अगर आपको इसका ना समझ आए कि डिल्यूट का मतलब क्या है, तो आप अपने यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखें ये जो आपके पास आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में देखें कि एक ऑप्शन सेपरेट होगा, बाकी सबकी क्लास सेपरेट होगी। अब देखिए श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ना, वाइड का मतलब होता है फैलना, क्लोज का मतलब आपके पास क्या होता है जी, बंद करना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। मीन के ये श्रिंक, सुकड़ना, क्लोज, बंद होना, ब्रेक, आपके पास ब्रेक का क्या मतलब होता है, ब्रेक में आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं ना, या किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, या आपको ब्रेक होती है जनाब, स्टडी ब्रेक लगा लें, ठीक है जी, या आप किसी चीज़ जब तोड़ते हैं तो वो रिएक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मीन के ये तीन आपके पास क्या है जी, इनकी फैमिली लैदा है, वाइडन की फैमिली लैदा है, ठीक है। तो ये वाइडन का मतलब होता है फैल जाना, वाइड डिल्यूट जब किसी के जिस्म में जहर डिल्यूट कर गया, ठीक है, वो सरायत कर जाता है, फैल जाता है। तो ये आपके पास वाइडन इसका आगे सिनोनिम आ गया। अगला क्वेश्चन था जी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ब। अब स्पेलिंग वर्ड आपने ढूंढना था इनमें से सही कौन सा है। अगर तो आपको मिस्चीवस का पता है, इसकी स्पेलिंग आपको आते हैं, फिर तो आप इसमें से फटाफट निकाल लोगे कि मिस्चीवस कौन सा है। लेकिन अगर आपको स्पेलिंग नहीं इसका पता है एग्जैक्ट, तो आपने रूल याद करना है स्पेलिंग का कि क्या होता है जी, ये जो आपके पास है ना जी, आई ई और ई आई, ये आपके पास दो तरह से इस्तेमाल होता है। जैसा आपने लिखा था रिलीव, ठीक है जी, यह होता है रिसीव। अब रिसीव में ई आई यूज कर रहे हैं, रिलीव में आई ई यूज कर रहे हैं। मीन के जब ई की आवाज आपने निकालनी है, कभी आप आई को पहले लगाते हो, कभी आप आई को बाद में लगाते हो, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, जब आप रिलीव की बात करोगे, रिलीव में आप आई पहले लगाओगे, रिसीव में आई बाद ई पहले लगाओगे। मीन के जब इंग्लिश में जब आपके पास सी लेटर को आपने याद करना है, सी का जब इस्तेमाल होगा, सी के बाद आपने ई की आवाज निकालनी है, तो आप सी के साथ ई आई लगाओगे। सी और ई आपस में करीब हैं, सी डी ई, ठीक है, ये नेबर्स हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, ये करीब रहते हैं। बाकी जितने भी आपके पास आएंगे ना जी, आप आएंगे, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे जी, वो उसमें आई पहले लगाएंगे, ई बाद में लगाएंगे, ठीक है। सी और ई की दोस्ती आप याद कर लें, ठीक है जी। आपके पास क्या जी, आपके पास ये आपके पास हो गया जी बिलीव और रिसीव, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपके पास क्या है जी, दूसरा आपके पास ये जी, आपके पास ओ यू एस। जब भी आपने ओ यू एस का इस्तेमाल करना है, ओ यू एस का इस्तेमाल करना है, तो इसके पीछे आई नहीं लगाना। ओ यू एस के पीछे आपके पास आई नहीं आता, ओ यू एस के पीछे आपके पास आई नहीं आता। अब इसमें देखिए आपके पास ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है एच आया है, एच में आपने आई ई इस्तेमाल करना है कि ई आई इस्तेमाल करना है। एच है, सी के साथ ई इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ आई हम पहले इस्तेमाल करते हैं। तो आई ई और आई ई, ये तो आपके पास ठीक हो गया, ये तो आपके पास क्या हो गया जी, ठीक हो गया कि मिस्चीवियस ये आपके पास है, ये मिस्चीवियस आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब ये हमने इसमें से अब मीन के आई ई वाले से हमारा जो ना वो सेपरेट नहीं हो सका हमारा ऑप्शन। अब हम ओ यू वाले से देखेंगे, ओ यू वाले से आप देखेंगे, ओ यू वाले रूल से हम देखेंगे कि ये हमारा स्पेलिंग कौन से दुरुस्त हैं, ठीक है। अब ओ यू वाला आप देखो जी, यहाँ पे तो ओ यू इसने इस्तेमाल ही नहीं किया, ये तो यहाँ पे कट हो गया, और यहाँ पे उसने आई ई इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे कट हो गया, तो ये फिर एक ही हमारे पास बचता है, ठीक है। तो दो आपने रूल आई ई और ई आई वाला और ओ यू एस वाला आपने रूल याद कर लेना है। ओ यू जहाँ पे इस्तेमाल होगा उसके पीछे आई इस्तेमाल नहीं होगा, उसके पीछे आपके पास आई इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे ना वी आई ओ यू एस कभी कभार कर देता है वो, ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको जनाब ढूंढ सकते हैं। आगे जी, मेक द इनडायरेक्ट सेंटेंस, शी सेड ही टोल्ड मी आई मे गो टू लंडन नेक्स्ट वीक। अब देखें ये जो क्वेश्चन है आपके पास नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का।
अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने सीखा था, इसके 2-3 रूल्स हमने पढ़े थे। वो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस देखे बगैर पहले अपने रूल्स को फॉलो करोगे। अब वो जो जो आपका रूल के मुताबिक आपका सेंटेंस बनेगा वो आप जाके अपने ऑप्शन में से देख लोगे, आपको नजर आ जाएगा। अगर आपने टाइम थोड़ा है, आपके पास टाइम थोड़ा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसमें से जस्ट 2-3 पॉइंट्स आपने देख लोगे। जैसे आपके पास इसमें आपके पास क्या नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहले आपके पास मे नजर आ रहा है। मे, आपको पता है मे को मैंने माइट में तब्दील करना होता है। ये मैंने सारी इसकी यहाँ पे ये जो ना ये टाइम और मॉडल वर्ब की चेंज मैंने यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, आपने दिस को देन को, आपने हेयर को देर में, दिस को डैट में, दीज को दोज में, 2 डेज को डैट डे में, टू नाइट को डैट नाइट में, यस्टरडे को डे बिफोर में, टुमारो को इसमें जनाब ये सारे मैंने लिख दिए थे। इसी तरीके से आप आपके पास विल को वुड में, शैल को वुड में, कैन को गुड में, मे को माइट में, इस तरीके से आपने चेंज करना होता है। ये हमारे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक तो मेरे पास ये आ गया जी, मे को मैंने माइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे को मैंने किस में चेंज करना है, नेक्स्ट डे को मैंने चेंज करना है जी, आपके पास है जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दिया था, ये आपके पास है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक को हम चेंज करेंगे जी फॉलोइंग डे या फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट के साथ जो भी लगेगा, मीन के नेक्स्ट को हमने फॉलोइंग में चेंज करना होता है। तो मे को माइट में और नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज करना है। आप ये 2 भी निशानियां यहाँ पे पूरी करोगे तो आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट सही तरीके से सारा रूल्स लगा के आप देखें कि जनाब ये जो पहला शी साइड लिखा हुआ है ना, ये उसने आपको सिर्फ जो ना जी पजल करने के लिए लगाया हुआ है। अगर आपके पास ये आपके पास है, असल में ये आपके पास है सेंटेंस है, ही टोल्ड मी आई मे गो टू लंडन नेक्स्ट वीक। ही टोल्ड मी, इसमें देखें आपके पास ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है और आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है जी पास्ट में भी है। जब पास्ट है तो आगे आपने क्या करना है, आगे आपने अपना जो टेंस चेंज करना है। ये हमने निशानियां इसकी पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है शी सेड को शी सेड ही रखोगे। ठीक है जी, कॉमा करके डैट लगाओगे, ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट, आगे आपके पास लगाएंगे जी आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ही के जरिए से, तो ही टोल्ड मी डैट, ही अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, ही के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे। ही मे को माइट में चेंज करोगे, गो टू लंदन नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक लगा दोगे। तो आप देख लो यहाँ पे आपके पास कहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो आपका सेंटेंस ओरिजिनल है, जो आपका ठीक आपके फार्मूले के मुताबिक नजर आ रहा है। तो आप देखो शी सेड दैट ही हैड टोल्ड, गलत आ गया, हैड तो हमारा आना ही नहीं है। ठीक है जी, शी सेड हिम दैट आई मे, तो इसमें तो माइट आना था। ठीक है जी, ही माइट गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, तो आपके पास आ गया जी ये नेक्स्ट वीक, तो इसको फॉलोइंग वीक मैंने करना था। मीन के मुझे नेक्स्ट वीक हर जगह पे नजर आ, मुझे फॉलोइंग वीक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। माइट मुझे यहाँ पे एक दफा नजर आ गया था, लेकिन उसके साथ फिर आपके पास हैड उसने लगा दिया हुआ है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने क्या करना है, और आपने बस इसको फॉलोइंग वीक करना, उसने कमिंग वीक कर दिया, फॉलोइंग वीक कर दिया उसने, इसको कमिंग वीक, फॉलोइंग वीक की जगह उसने क्या कर दिया, कमिंग वीक कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास नन ऑफ दीज हो गया। आपके पास क्या होगा जी, नन ऑफ दीज हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास हो गया जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, उसके बाद आपके पास हो गया, अच्छा ये जो हैड है ना, हैड का कोई यहाँ इशू नहीं है, हैड आना था, हैड आ सकता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप इसको पीछे देखो ना, शी सेड लगा हुआ है ना, तो शी सेड में आपके पास ये पास्ट है ना, तो इस पास्ट की वजह से हम इस टोल्ड को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज हम कैसे करेंगे, अगर आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच माने और इसको रिपोर्टेड पार्ट माने, तो आपके पास क्या होता है जी, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच को मानने, तो ये यही टोल्ड मी, टोल्ड मेरे पास कहाँ पे है, आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने किस पास्ट परफेक्ट में लेके जाना होता है, प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाना होता है, और पास्ट को पास्ट के अंदर ही एक टेंस आगे आपने जंप करवाना होता है। तो हैड आपके पास आ जाना था, लेकिन ये आपके पास कमिंग वीक की जगह आपके पास फॉलोइंग वीक आना चाहिए था। इस तरीके से आपके पास नन ऑफ दीज आपका बन गया जी। ठीक है जी, ये टाइम चेंज ये आपने लाजमी याद कर लेने। अगला क्वेश्चन है जी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई मे गिव टू विटनेस द मैच टुमारो। अब ही सेड आपके पास आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। तो टेंस में चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मे को माइट में चेंज कर दूंगा, बस मे को माइट में चेंज करना है। और टुमारो को मैंने किस में चेंज करना है, टुमारो को मैं नेक्स्ट डे में चेंज करना होता है, ये लिखा हुआ है, टुमारो चेंजेस एज द नेक्स्ट डे। तो देख मुझे माइट और नेक्स्ट डे कहां पे नजर आ रहा है, ये मेरे पास माइट नजर आ गया, यहाँ पे मे है, गलत हो गया, ये माइट मुझे नजर आया। ठीक है, इसको मैं कंसीडर करूंगा, इसको कंसीडर करूंगा, और ये मेरे पास है, ये आपके पास होगा, इसमें माइट मुझे नजर नहीं आया। तो दो तो मेरे पास ये माइट की वजह से कट गए। ठीक है जी, दो तो मेरे पास माइट की वजह से कट गए। अब सी वाला और ए वाला मेरे पास बचा है। ठीक है जी, अब इसमें मैं देखूंगा नेक्स्ट डे मुझे कहां पे नजर आ रहा है, ये तो टुमारो है, तो ये नेक्स्ट डे है, तो एक ही मेरे पास बचा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो अपने ऑप्शंस को। आगे जी आपके पास है जी
हेमलेट, हेमलेट होता है छोटा सा देहात जो होता है ना, जैसे हमारे हमारे एक तो अच्छे कस्बे होते हैं ना, तो एक छोटा सा देहात होता है 10-12 घरों का, जिसको हम डेरा भी बोलते हैं अपनी पंजाबी में, ठीक है। छोटे देहात को हम कहते हैं जी हेमलेट। तो यहाँ पे आपके पास विलेज, विलेज इसका आपके पास सिनोनिम हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज आपके पास मैंने आपको बताया था, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज आपके पास ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें आपके पास क्या होता है जी, आपके सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है वो अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं दे रहा होता, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अगर वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा होता तो फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वो क्या बन जाता है, आपके पास वो सेंटेंस बन जाता है। तो उसने हमें पूछा हुआ जी एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज में आपके पास क्या होगा, आपके पास वो उसका जनाब सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, और उसके साथ जो इजाफी चीज़ होगी वो क्या करेगा, उस जो आपके पास सब्जेक्ट होगा उसकी खसूसियत बयान कर रहा होगा, उसकी तारीफ बयान कर रहा होता है, क्वालिटी बयान कर रहा होता है। क्योंकि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी को बयान करता है, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को बयान करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इनमें से, और ये मैंने साथ आपके पास लिख भी दिया था कि आपके पास एडजेक्टिव क्लास की क्या निशानी होती है, होम मीन कि WH फैमिली से स्टार्ट होता है, वो आमतौर पे WH फैमिली से स्टार्ट होता है। तो आप सिर्फ इसी तरीके से, सिर्फ इसी निशानी को अगर पूरा कर लें कि आपके पास कौन सा क्लास है जो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो क्लास होंगे। एक जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा वो आपके पास पूरा सेंटेंस होगा, शी वंडर्स। अब शी वंडर्स आपके पास मुकम्मल आपके पास एक सेंटेंस है। इफ दे विल अटेंड द इवेंट, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई आपके पास है ही नहीं है, जो है ना इसमें जो है जो आपके क्लास है ही नहीं है। द सेल्डम ही सेल्डम काउंट्स हिज चेन, ये भी आपका मुकम्मल सेंटेंस है, इसमें किसी किस्म का कोई क्लास डिपेंडेंट क्लास नहीं है। आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, आई विजिटेड द टाउन मुकम्मल एक आपका सेंटेंस है, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लास आ गया। आगे आपके पास वेयर दे मेट आपके पास डिपेंडेंट क्लास आ गया। तो मीन के बी और सी तो आपके पास मुकम्मल सेंटेंस हो गए, इनमें तो क्लास आए नहीं है। अब पहले और आखिरी को मैंने कंसीडर करना है। अब इसमें देखो WH फैमिली वाला कौन सा एंड वाला है, तो ये मेरे पास करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज्ड विद इन द सेम सेंटेंस आर कॉल्ड, ये मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच का पूरा लेक्चर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 3 है शायद मेरे जो हमारी जो प्ले लिस्ट है इंग्लिश की, उसमें कि हमने उसको सिमली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है आपके पास, और उसके बाद होमोनिम्स क्या होते हैं जी, ऑक्सीमोरोन क्या होते हैं, इडियम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो ये उसने पूछा हुआ आपके पास ऑक्सीमोरोन कहते हैं जो आपके पास है जी, ऑक्सीमोरोन जो उलट अल्फाज आपस में होते हैं ना, एक ही सेंटेंस में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और होमोनिम्स आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं जो जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जिनके स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके जो क्या होता है जी अमानी मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ईडियम में आपको पता है कि वो आपके पास सेंटेंस होता है जिसकी ज़ाहिरी मतलब और होता है और उसका जो असल मतलब और होता है, ठीक है जी। और सिनोनिम एक जैसे होते हैं। तो इनमें से ऑक्सीमोरोन जो है ना आपके पास, ये सारी मैंने यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन के साथ लिख दी है, इसको आपने याद करना है। उसके बाद जी सोबिंग, सोबिंग आपके पास क्या है जी, सिसकियां लेना, सिसकियां लेना। तो यहाँ पे देखें लाफिंग, वीपिंग, स्माइलिंग, नन ऑफ दी, तो वीपिंग आपके पास क्या है जी, ये रोने में आता है जी। आगे जी, व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्ड दैट इमिटेट द साउंड्स इट डिस्क्राइब्स, ये भी आपके पास किस में है जी, ये भी आपके पास फिगर ऑफ स्पीच का सेंटेंस है, क्या क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच के ही मैं आपने क्या करनी है, वो डेफिनेशन आपने 10-12 याद करनी है, लाजमी करनी है। उसमें आपके पास एक डेफिनेशन होती है जी। उसके बाद आ जाती है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया आपके पास क्या होता है जी, ओनोमेटोपिया आपके पास कि आप जब किसी की बात किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हो ना, तो उसकी सेम आवाज आपको निकाल के सुनाना पड़ती है, उसकी सेम आवाज आपको सुनाना पड़ती है, ठीक है जी। आप कहोगे जी जनाब जो है क्या जनाब जो है कैट की आवाज है, तो आप उसको म्याऊं करके आपको सुनाना पड़ेगा, ठीक है। जनाब गोली चली है, ठा हो गया, ठीक है। मीन्स के जब किसी चीज़ को आप एलेबोरेट कर रहे हैं तो साथ उसकी आवाज़ भी निकाल के दिखाओ कि जनाब ठा हुआ, ठीक है जी। या जैसे टिक 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 घड़ी की आवाज़ है, टाइम की आवाज़ है। अभी लास्ट डेज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, नून लीग को कहा था कि आपके जाने का टाइम आ गया, घड़ी की आवाज़ सुन लो। तो ये आपके पास होते हैं जी ओनोमेटोपिया, ठीक है जी। और होमोफोन आपके पास क्या होते हैं जी, वर्ड्स दैट साउंड सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनकी सेम साउंड सेम होती है। फ्लावर और फ्लोर, फ्लोर और फ्लोर एक ही साउंड है लेकिन इनकी स्पेलिंग मुख्तलिफ है। लेकिन अगर स्पेलिंग भी आपके पास क्या होंगे जी, सेम हो, अल्फाज उनका जो ना जी मानी मुख्तलिफ हो, तो आपके पास आती है होमोनिम्स होते हैं, होमोनिम्स, होमोनिम्स, ठीक है जी, होमोनिम्स।
उसके बाद फिर आपके पास है जी चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब फिर कुछ स्पेलिंग आपके पास आ गया। आप कहते क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस, अब क्विंटेसेंस के वाले से अगर तो आपको इसके आते हैं, आपके पास क्विंटेसेंस के आपके पास असल आपको इसके जो है जी इसकी जो है आता है, इसके स्पेलिंग आते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आपको नहीं आते तो इसके रूल समझ लें। रूल आपके पास क्या है जी, रूल क्या होता है आपके पास, ठीक है जी। ये क्विंटेसेंस होता है जी किसी चीज का आपने निचोड़ निकालना, किसी चीज का निचोड़, ठीक है जी, क्विंटेसेंस। अब इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है जी, सेंस और सेंस। आपके पास क्या है जी, सेंस SENSE ये जो आपके पास SENSE होता है ना, ये अकेला जब यूज होगा ना सेंस, तो वो SE यूज होगा, SE वाला यूज होगा। अगर किसी लफ्ज के अंदर सेंस को एंड पे लगाएंगे ना, जैसे क्विंटेसेंस है तो ये क्विंटेसेंस, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे जी, सी यूज करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, सी यूज करोगे, सी यूज करोगे, ठीक है जी। तो आपके पास जी यूज सेंस एंडिंग SE एज स्टैंड अलोन। जब आप कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस में सेंस अलहदा वर्ड होता है आपका, कॉमन अलहदा होता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, एस आपने एस वाला यूज करना है, कॉमन सेंस एस वाला, ठीक है जी, एस वाला। ये आप इसको ऐसे याद कर लो, सेंस एस वाला जो है वो स्मॉल वर्ड होता है, छोटा वर्ड खुद ही होता है अकेला ही। लेकिन जब आप सी वाला सेंस यूज करोगे वो बड़ा लफ्ज हो जाएगा, क्योंकि पीछे उसके एक और भी लगा होगा, ठीक है। इसको हम एज ए हम क्या करेंगे जी, सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स आपने याद किए हुए हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड से पहले कोई लफ्ज लगा के आप क्या करोगे, आप उसको मुकम्मल करोगे, ठीक है जी। उसको आप मुकम्मल, जैसे आपके पास है ना जी, आप हम कहते हैं जी पाक होम, पाक होम, या पाकिस्तान, PA के पाक, इस्तान आगे लगा दें, ठीक है जी। अनकाउंटेबल, अन आपके पास प्रीफिक्स आ गया, ठीक है। तो आपके पास और सफिक्स को होता है एंड पे लगाया जाता है, जो जैसे यहाँ पे आप क्विंट सेंस आपके पास लगा हुआ है आगे, ठीक है। तो जब किसी सफिक्स के तौर पर यूज करोगे तो फिर आप सी के साथ यूज करोगे, अगर स्मॉल अकेला यूज करोगे फिर एस वाला यूज करोगे। और उसके बाद तमाम आपके नंबर जो हैं वो SENCE के साथ यूज होते हैं। डबल एस वाला सिर्फ आपके पास दो लफ्ज हैं जो जिसको आपने क्या करना है, इसको आपने एक्सेप्शनल केस के तौर पर याद करना है। वो यही आपके पास है, क्विंटेसेंस और इसेंस। तो उसने आपसे यहाँ से आपके क्या पूछा हुआ है, सिर्फ आपसे उसने ये एक्सेप्शनल केस ही पूछ लिया हुआ है, ठीक है जी। आमतौर पर डबल एस नहीं आता, ठीक हो गया जी। आगे जी, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स का क्या मतलब है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, एक आप क्या करो जी, एक नए दिन का आगाज करो, एक नए दिन का आगाज करो, पीछे से आगे अपनी बेहतरी के लिए एक नए दिन का आगाज करो। टर्न ऑन न्यू लीफ, नया पत्ता खेलो, नया पत्ता फेंको, ठीक है जी। तो आपके पास है जी फॉर द बेटरमेंट के लिए, न्यू बुक नहीं है, हाइड समथिंग नहीं है, बिकम एंग्री नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है जी, किसी आप क्या करो जी, अपनी बेहतरी के लिए नया पत्ता शो करो। फिर आपके पास है जी वन हु प्लेज फॉर प्लेयर रेदर देन अ प्रोफेशन इज, जो बंदा शौकिया खेल रहा होता है वो प्रोफेशनली नहीं खेल रहा होता, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इमेच्योर, इमेच्योर। वो इमेच्योर बंदा होता है, वो मेच्योरिटी के साथ नहीं खेल रहा। वो जब एक बंदा शौकिया खेल रहा है उसको क्या टेंशन है फिर, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म उस तब आती है जब आप उसको एज ए प्रोफेशन किसी चीज़ को यूज करते हो, आप उसको क्या करते हो जी, जिम्मेदारी के साथ करते हो, ठीक है। प्रोफेशनल, इमेच्योर, वेटरन, ठीक है जी, तजर्बाकार को कहते हैं। लूसिड आपके पास कहता है जी वाज़ेह और रोशन को, ठीक है। तो आपके पास ये इमेच्योर जो है ना जी वैसे भी सबसे अलग आपको नजर आ रहा है। तो ये आपके जनाब आज का था जी इंग्लिश का पोर्शन था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोई और पेपर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।